नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आप सभी को दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा और एक बड़ी खबर आपके बीच लेकर आया हूं। दीपावली के दिन ये बड़ी खबर आई है बिहार से। बिहार में इस वक्त पूरी तरीके से चुनावी शोर शबाब पर है और वहां से एक ऐसी डेवलपमेंट आरएसएस से जुड़ी आई है जिसने विपक्ष और विरोधियों के होश उड़ा दिया है। जी हां, आरएसएस पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरा है। ये जानकारी सामने आई तो याद आया दिल्ली और हरियाणा का मॉडल। क्या दिल्ली और हरियाणा के मॉडल के तर्ज पर बिहार में बीजेपी की जीत पक्की कराएगा आरएसएस? यही सवाल इस वीडियो में हम उठाने जा रहे हैं। पंकज प्रसून जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। इस पर पूरी बारीकी से विश्लेषण करेंगे, बताएंगे कि क्या कुछ आंकड़े आ रहे हैं, कितने स्वयंसेवक इस वक्त मैदान में और बिहार के किन किन जगहों पर सबसे ज्यादा एक्टिव हैं और इससे विरोधी और विपक्षी क्यों हैरान हो गए हैं, उनकी नींद क्यों उड़ गई है। आपके पास आऊंगा पंकज जी, लेकिन उससे पहले कुछ जानकारी ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को बता देते हैं कि आरएसएस की स्ट्रेटेजी से बीजेपी ने पहले हरियाणा और फिर दिल्ली में सरकार बनाई। आरएसएस ने बिहार के दो प्रांत उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में इसको बांटा है। बिहार में कुल जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से, मीडिया सोर्सेस से, कि 16,000 स्वयंसेवक एक्टिव है। मुस्लिम आबादी वाले एरिया में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद पर फोकस किया गया है और गांव में 10 से 15 लोगों की टीम, ब्लॉक में हर हफ्ते 100 मीटिंग हो रही है। तो देखिए, ये वर्चुअल आभासी दुनिया में नहीं हो रहा है, ये हो रहा है ग्राउंड जीरो पर। और पंकज जी इसी को समझाइए, ये दौर तो सोशल मीडिया का है, प्रचार प्रसार सोशल मीडिया पर हो रहा है। हर पार्टी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन स्वयंसेवक अपने पुराने स्टाइल में, आरएसएस अपने पुराने अंदाज में इस वक्त बिहार में नजर आ रहा है। जो जानकारी सामने आ रही है वो कितनी ज्यादा हलचल पैदा कर रही है बिहार की सियासत में। आरएसएस के दक्षिण बिहार में जिनको इंचार्ज बनाया गया है, दो जोन में बांटा गया है जी। उत्तर बिहार का जोन है उसको मुजफ्फरपुर हेडक्वार्टर बनाया गया है और दक्षिण बिहार का जो जोन है उसको पटना में बनाया गया है। तो जो पटना में साउथ बिहार के यानी मगध, शाहाबाद, वो कैमूर, नालंदा, नवादा, ये सब जो एरिया के जो इंचार्ज हैं, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने एक काम बताया कि जहां कोई नहीं है वहां आरएसएस है। मैंने कहा कि ये क्या बोल रहे हैं? बोले कि आप लोग सोशल मीडिया पर हैं? तो हमने कहा हाँ हैं। उन्होंने कहा आरएसएस वहां नहीं है। आप मेन स्ट्रीम मीडिया, टीवी, न्यूज चैनल पे हैं? हमने कहा हाँ देखते हैं। बोले वहां पे आरएसएस नहीं है। आरएसएस मोबाइल पे नहीं है। आरएसएस मैन टू मैन कांटेक्ट पे ज्यादा जोर देता है। बिल्कुल। तो मैंने कहा कैसे काम करते हैं? बोले कि देखिए, उदाहरण बताया उन्होंने और उदाहरण ये बताया कि मान लिया कि आपका जिला औरंगाबाद है और आप किसी गांव के निवासी हैं। आपका कोई भी काम है, कारोबार हो सकता है, किसान वगैरह। हम आपके पास जाएंगे, गलती से भी नहीं कहेंगे कि चुनाव में क्या हो रहा है, गलती से भी नहीं कहेंगे कि किस पार्टी को वोट दीजिए। हम सिर्फ बातें करेंगे जो आपके इंटरेस्ट की चीज है और आपसे सुनेंगे। जैसे जाएंगे किसान के पास जाएंगे, बोले खेती बाड़ी इस बार का कैसा है, वहां से शुरू होती है बातचीत। फसल ठीक ठाक हो रहा है, हाँ, कैसे बेचते हैं, क्या करते हैं, सबको बोलने देते हैं। सरकार से कोई मदद मिलती है कि नहीं। तो वो अगर 3 तरह की कैटेगरी के वोटर इन्होंने जोड़े हैं। एक जो कट्टर समर्थक है, दूसरा जो फेंस सीटर है, मतलब कंफ्यूज्ड वोटर उसको ये कहते हैं कि वो किधर भी जा सकता है जी। और तीसरा उदासीन वोटर है जिसको थोड़ा कम मानना पड़ता है। और जो बाकी की कैटेगरी है कि कट्टर विरोधी है, वो तो नहीं देंगे, तो वहां बहुत ज्यादा सर खपाने की जरूरत है नहीं। तो इन्होंने कहा कि हमारा जो मेन फोकस है वो कंफ्यूज्ड वोटरों पर और उदासीन वोटरों पर है। बिल्कुल। और कोशिश यह है कि उसको कैसे बूथ तक ले जाके अपने जो विचारधारा वाले लोग हैं उनके पक्ष में वोट करवा सके। हम यह करते कैसे हैं ये बताइए ना। उन्होंने कहा कि उसके इंटरेस्ट की चीज पूछिए और तब पता चलता है कि उसको क्या दिक्कत है। तो अगर छोटी मोटी परेशानियां हैं, मान लिया कि किसी के घर के आगे का स्ट्रीट लाइट नहीं लगा या चापाकल नहीं लगा या नल जल योजना के तहत उसके घर में पानी नहीं आ रहा है लेकिन दूसरे घर में पानी आया, तो हम कोशिश करते हैं कि स्थानीय स्तर पे उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें जी। गली नली लाइट ये सब। तो उससे क्या होता है कि एक गुडविल क्रिएट होता है और फिर क्या करते हैं, उसके घर पे चाय पीने पहुंच जाते हैं। हाँ, कि भैया इतना काम करा है, चाय पिलाओगे? बोले हाँ, काहे नहीं पिलाएंगे।
उसके बाद वहां दो को इकट्ठा करके बैठाना शुरू कर देते हैं और बोलते हैं कि उसको पहले भड़ास निकालने देते हैं। जो उदासीन वोटर है ना, उसको पहले गालियां देने देते हैं। जब वो उसका पूरा गुबार मन का निकल जाता है, जी जी, तब ये शुरू होती है बात, वो भी डायरेक्ट पॉलिटिकल बात नहीं होती। हाँ, और तब बात शुरू होती है देश समाज पे कि कैसी स्थिति है, कैसे बढ़ना चाहिए देश को। और बोले कि ऐसा धीरे धीरे करते 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 बोले एक दिन का ये प्रोसेस नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 365 दिन काम करती है। आपके यहां जब चुनाव आता है तब आप एक्टिव होते हैं। हाँ, हमारा ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मोहन भागवत पिछले 1 साल में 2 दौरे कर चुके हैं और जब चुनाव की घोषणा हुई थी उससे पहले सारा दौरा किया था और वरिष्ठ स्वयंसेवकों से मुलाकात कर चुके थे। प्लानिंग बन चुकी थी कि क्या करना है, कैसे करना है। अभी जो पैटर्न है 34 अनुषांगिक इकाइयों को एक्टिव किया गया है। उसमें हो सकता है डॉक्टर्स भी हों, उसमें हो सकता है टीचर्स हों, हाँ, उसमें हो सकता है किसान मजदूर संघ के कुछ लोग हों, हाँ, हो सकता है कि किसान का कोई यूनिट हो। तो इस तरह करके इनकी जो 34 अनुषांगिक इकाइयां हैं ना, अपने क्षेत्रों में जो काम कर रही है उनको लगाया गया है। बिहार में इनके पास 7,000 के आसपास संघ दीक्षित स्वयंसेवक हैं और इसके अलावा बहुत सारे दूसरे राज्यों को बुलाए गए हैं। और बहुत बड़ा कैसे आंकड़ा आप बनाई बता गई रहे है? हैं पंकज जी, और आपकी बातों से जो बातें निकल रही हैं कि जो फ्लोटिंग जो वोटर है, जो फ्लोटिंग वोटर है, जो आखिरी में तय करता है कि किस तरफ जाना है, तो वो उसको पहले ही साधने का काम आरएसएस कर रही है। और जो सिर्फ इस नजरिए से आरएसएस को देखता है कि एक खास विचारधारा, एक खास समुदाय को लेकर के ये दल चलता है, वो इस गलतफहमी में है, गफलत में है। लेकिन हर किसी को साधने की कोशिश आरएसएस की है। और आपने बताया कि उनसे जुड़े जो मुद्दे हैं, मैन टू मैन बात हो रही है। आदमी की अपनी चिंताएं, उसके अपने प्रॉब्लम्स को आरएसएस पहले समझता है और वहां उस स्तर पर आश्वस्त करता है। मैं आपसे एक सवाल और जोड़ देना चाहता हूं कि जो बिहार में भी जो बॉर्डर के इलाके हैं, जहां डेमोग्राफिक चेंज को लेकर के बहुत चिंताएं हैं, मैं मुस्लिम आबादी वाले इलाकों की बात कर रहा हूं, वहां पर क्या तैयारी है आरएसएस की? क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत मुझे लगता है कि वहीं आरएसएस को लेकर लोगों में है। और उस सोच को कैसे आरएसएस बदलेगी? नहीं, बड़ी अच्छी बात उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि मुस्लिम इलाकों में हमारे लिए आसान हो जाता है काम करना, जहां मुस्लिम नहीं है वहां ज्यादा दिक्कत है। अच्छा, क्योंकि जहां मुस्लिम है वहां तो ऑलरेडी एक समाज में भाव है, ध्रुवीकरण है ऑलरेडी। हाँ, बोलते हैं कि वहां पे राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का मुद्दा चल जाता है। अच्छा, वहां जाकर अगर हम किसी को बोलेंगे कि जात से बड़ा धर्म और धर्म से बड़ा देश, तो 4 आदमी अपने आप बोलते हैं कि हाँ, बात तो सही कहा। दिक्कत वहां होती है जहां सिर्फ हिंदू ही हिंदू हैं और जहां जातिवाद की भावना ज्यादा प्रबल है। परेशानी वहां है। और आपको मैं बता दूं एक जानकारी, उन्होंने ही बताया था कि जब बिहार में कास्ट सेंसस हो रहा था ना जी, तो स्वयंसेवक कास्ट सेंसस में मदद कर रहे थे कि हाँ करो। जाति जनगणना को लेकर के भी अंदर मदद कर रहे हैं वो, इसलिए कि गलती से भी इस तरह की छवि समाज में नहीं बननी चाहिए कि आरएसएस इसके खिलाफ है। बिल्कुल, जातिगत जनगणना के खिलाफ जैसे ही हम बोलते हैं वैसे ही पता चलता है हिंदू समाज का एक बड़ा तबका हमारे खिलाफ हो जाता। ठीक बात। उन्होंने कहा कि होना चाहिए, करना चाहिए तो और मदद करें। काम का मैं आपको एक माइन्यूट डिटेल्स आपको देता हूं। उन्होंने एक उदाहरण बताया, पटना के पास एक जगह है फतुहा, और उन्होंने बताया फतुहा में एक महिला को क्या प्रॉब्लम था पता है? बैंक में अकाउंट नहीं खुल रहा था उसका। अच्छा, बताइए, इतनी छोटी सी समस्या है। बिल्कुल, हाँ। बोले कि स्वयंसेवक गया और जाके सारा उसका डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके उसका बैंक में अकाउंट खोल दिया जी। अब वो फैन है, उसको भाई मानती हैं उस स्वयंसेवक को, कि मेरे नाते रिश्तेदार परिवार वालों ने किसी ने मदद की, उस आदमी ने मदद की, मैं नाम नहीं लूंगा। जो काम सिस्टम को करना चाहिए, प्रशासन को करना चाहिए, वो काम स्वयंसेवक कर रहे हैं, तो उन पर भरोसा ज्यादा हो जाएगा। सही बात। मैन टू मैन कॉन्टेक्ट और दिल से दिल को जोड़ना। बोले राजनीतिक बातें तो होती नहीं है ना, क्योंकि अगर जैसी राजनीतिक बातें करेंगे तो कोई समर्थक रहेगा, कोई विरोधी रहेगा, अपने आप हमसे दूर होने लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो बात करो ही नहीं, करो उस बात को कि, और उसके बाद धीरे धीरे चर्चा होती है। देश समाज पे जब चर्चा होती है ना,
कि मौजूदा देश की हालत कैसी है, तो पाकिस्तान क्या कर रहा है, तो ट्रंप ने कैसे टैरिफ लगाया, तो लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। हर गांव में 10 स्वयंसेवक के आसपास की एक टोली बनाई गई है पंचायत स्तर पे, और उनका कोई काम नहीं, पॉलिटिकल काम नहीं है, उनका काम है एक पॉजिटिव वातावरण का निर्माण करना। योजनाओं पर बात होती है, सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ मिला कि नहीं मिला। फलाने ने, किसी ने अगर कह दिया कि काहे का बुजुर्ग पेंशन दे रहे हैं नीतीश बाबू, हमको मिला ही नहीं अभी तक, तो ये सुनिश्चित करते हैं कि उस व्यक्ति को मिल जाए। ज्यादा से ज्यादा योजनाओं का लाभ समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति को मिल जाए, ये कोशिश होती है। ये बहुत बड़ी बात, बिल्कुल तो सही बात। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है, ये एक दिन में नहीं होता। और फिर जिस व्यक्ति की साख बन गई है, जिस व्यक्ति की इज्जत समाज में हो गई है, जिसने मदद की है, जब वो फिर कुछ कहता है ना, तब जाकर वोटर सुनता है। हाँ, आप पंकज जी थोड़ा सा ऐसे ही प्रचार के लिए आएगा झंडा उठा के तो कोई नहीं मानेगा। हमने शुरुआत में दिल्ली और हरियाणा का जिक्र किया, आरएसएस की यहां मौजूदगी और यहां बीजेपी की जीत में आरएसएस का फैक्टर, इसे आप कैसे देखते हैं? संक्षिप्त में अगर आप बताएं, क्योंकि हम बिहार पर जरूर बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे सामने भी दो बड़े राज्यों का हाल का चुनाव का नतीजा सामने है। लोकसभा चुनाव के दौरान संघ और बीजेपी में एक कम्युनिकेशन गैप बोलिए, कंफ्यूजन बोलिए, उसे आप जिस रूप में जो भी शब्द डालना चाहते हैं, लेकिन दुराव था। उसका परिणाम यह हुआ कि 400 पार का नारा 244 पर आकर अटक गया। जब चुनाव खत्म हुआ तब दोनों की तरफ से यह मंथन हुआ कि हमने गलतियां कहां कहां की। जैसे नड्डा साहब का बयान कि अब हम आरएसएस से ज्यादा बड़े हो गए हैं। तो इन सब चीजों की गलतियों को सुधार करते हुए हरियाणा चुनाव जो हुआ लोकसभा चुनाव में, तो इन्होंने कहा कि नहीं, एज ए टीम काम करना है, बिल्कुल, और कोऑर्डिनेटेड वे में काम करना। हरियाणा में भी इसी तरह उतारे गए थे, और फिर वहां देखा कि जो बीजेपी को करना है उसको करने दीजिए, हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा, हम जो कर सकते हैं अपने अनुसार वो हम करेंगे। इसका जो परिणाम आया कि सारा मीडिया कह रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। चुनाव के रिजल्ट जब आने वाला था, एक दिन पहले हुड्डा जी अपने मंत्रिमंडल का बंटवारा कर रहे थे कि तुम बन जाना वित्त मंत्री और तुम बन जाना कृषि मंत्री। और जब चुनाव परिणाम आ गए, मतलब कि 11-12 बजे तक इस देश का मीडिया कह रहा था कि कांग्रेस जीत रही है। और 12 बजे के बाद जो चुनाव परिणाम आए तो ईवीएम हैक हो गया। ईवीएम कहां पे हैक हुआ था मैं आपको बताता हूं। सवाल का जवाब दे दिया, या उस शक सुबह को दूर कर दिया जिसमें लोग कहते थे कि एग्जिट पोल कुछ और बता रहे हैं, नतीजे कुछ और आ रहे हैं। तो आप कह रहे हैं इसके पीछे भी आरएसएस की वो तैयारी थी जो उसने बहुत पहले से शुरू कर दी थी। वो जो साइलेंट फोर्स था ना, जिसको पढ़ नहीं सके, जी, जो शहरी मीडिया, महानगर की मीडिया पढ़ नहीं सकी गांव में जाकर, वही फोर्स जो था ना 12 बजे के बाद से चुनाव परिणाम बदलना शुरू हो गया। बिल्कुल, ईवीएम यहां हैक हुआ था। लोग कह रहे जिलेबी की फैक्ट्री के चलते ईवीएम हैक हुआ था, वहां नहीं हुआ था। वो तो सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग वगैरह से नहीं चलता। जब भी आप देखिएगा तो बहुत सारे पत्रकार कहते हैं कि राहुल गांधी का इतना व्यूज है, तो इतना लाइक है, इतना रिट्वीट है। अरे भैया, ट्विटर वाले जाके वोट में कितने कन्वर्ट होते हैं, ये भी तो महत्वपूर्ण है। ये काम जो जमीन पे जो काम है ना, वो जो साइलेंट शक्ति करती है ना, अदृश्य शक्ति, वो उसके बाद ये दिल्ली में भी किया जी, अब महाराष्ट्र में भी किया। महाराष्ट्र में अचानक राहुल गांधी बोलने लगे कि शाम के बाद से इतना ज्यादा वोटर ऐड हुए। ऐड नहीं हुए थे, वो तो ग्रेजुअल प्रोसेस है। जब चुनाव दर चुनाव आप देखिएगा तो वही हुआ है। लेकिन इनको समझ ही में नहीं आ रहा है कि हर तरफ का फीडबैक हमें जीतता दिखा रहा था, अचानक रिजल्ट कैसे बदल जाता है। रिजल्ट बदलता है यहां से, मैन टू मैन कॉन्टैक्ट। नीतीश बाबू एक बात कहा करते थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में, इसके पहले जब अलग थे तब कहते थे, और जब साथ थे तब भी कहते थे। जब साथ थे तो कहते थे कि आरएसएस का 80% वर्क तो किसी को पता नहीं हो, 20% ही दिखता है। यह नीतीश कुमार का स्टेटमेंट है जी। 80% जो वो काम करते हैं वो किसी को नहीं पता चलता, सिर्फ 20% की सारी चर्चा है। और जब विरोध में थे नीतीश बाबू तो वो कहते थे कनफुकवा इनको, धीरे से आके कान में बता जाना। जी 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 जी। तो मतलब कि जानते तो थे ही ना, बोलते थे कि ये सब मत जाओ, मीडिया क्या कह रही है और क्या कह रहा है, पता करो कि कनफुकवा क्या कर रहा है। जी जी जी। ये है काम। और ये ऐसे ही थोड़ी ना 100 साल का संगठन, दुनिया का सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल।
हाँ, कुछ और फैक्ट्स ऐसे हैं इसके जैसे पंकज जी हम ट्रेंड डिनाई नहीं कर जी सकते हैं जो सभी के सामने हैं और वो सार्वभौमिक हैं और वो सार्वभौमिक हैं और उनको 1925 के बाद से जो आज तक का सिलसिला आरएसएस का राष्ट्रीयता और राष्ट्र के विकास में इस दल का इस संगठन का कैसे किस रूप में योगदान हो सकता है उस उद्देश्य को लेकर के वो आगे चल रही है, आगे बढ़ रही है। ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जो सभी के सामने हैं, ये किसी एक के फेवर में की जाने वाली बात नहीं है। जी पंकज जी, आखिरी बात मैं बोल रहा हूं कि आरएसएस क्या करता है वो मैं एक शब्दों में एक लाइन में अगर बताना होगा तो वो द्रौपदी मुर्मू गांव में ट्राइबल एक महिला को ग्रूम करके राष्ट्रपति पहुंचा देता है। एक एस राधा कृष्णन जो कि तमिलनाडु के गांव में जहां बीजेपी संघ का नाम ने वहां से उठा के उपराष्ट्रपति बना देता है। एक नरेंद्र मोदी जिनकी मां घरों में बर्तन मांजकर गुजारा करती थी, जिनके पिता रेलवे स्टेशन में चाय उसको उठाकर ग्रूम करके प्रधानमंत्री बना देता है। बस यही फैक्ट्री का नाम आरएसएस है, चरित्र निर्माण, व्यक्ति निर्माण। जिसने अटल जी जैसे प्रधानमंत्री दिए, जिसने नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री दिए, अगर उसको आप आउटराइटली रिजेक्ट करके ये कह दोगे ये सिर्फ कट्टर है और मुसलमानों के खिलाफ और हिंदू मुस्लिम करता है तो वो बहुत सतही समीक्षा है। बिल्कुल। और मेरे को लगता है कि जैसे जो बातें आरएसएस की तरफ से भी की जाती हैं कि एक विचारधारा नहीं बल्कि एक संस्कृति है और उस संस्कृति की बात जो आपने शुरुआत में कही कि जन जन तक पहुंचकर उनकी समस्याओं उनके दुखों को जानकर वो किस मोर्चे अंग्रेजी में मैं बता दूं क्योंकि आपके बहुत सारे दर्शक हैं ना इंग्लिश समझते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट फैक्ट्री है वो। बिल्कुल, आजकल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बहुत चर्चे हैं। जो युवा इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं वो इस शब्द से अच्छे से वाकिफ हैं कि कैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर के आरएसएस काम कर रहा है, वो हमें दिखाई दे रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आरएसएस की मौजूदगी बीजेपी को कितना फायदा पहुंचा पाती है, बिहार चुनाव में बीजेपी का पलड़ा कितना भारी कर पाती है। बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप तमाम दर्शकों का इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है जरूर कॉमेंट करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखते रहिए एनएमएफ न्यूज।